तो भारतीय बाजार जो कि एक स्पाइक के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी दायरे में ही मार्केट्स मोर और लेस ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा कोई आज रेंज को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद हैं, शेयर खान बाय BNP पारिबा से। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि बाजार मोर और लेस है तो रेंज में ही, और रेंज के मतलब एक स्पाइक आता है या फिर आप कह लीजिए दिन भर एक दायरे में रहता है, कुछ कुछ मूव आते हैं लेकिन वापस उसी दायरे में आ जाता है। सो क्या करना चाहिए? डल मार्केट है, लैकलस्टर ट्रेड है, ट्रंकेटेड वीक है, क्या करें? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं 24,200 ये एक मेक और ब्रेक लेवल होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, कंसीडरिंग कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी है। हमें लगता है 24,200 पे कॉल साइड पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो जस्ट इन केस के 24,200। जी चलिए, शायद संपर्क टूट गया है जतिन सर से, उनसे हम दोबारा बातचीत करेंगे। लेकिन जो कह रहे थे कि 24,200 उनकी फर्म के हिसाब से एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो शायद यहाँ पे बाजार में और ज़्यादा जो तेज़ी है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़े, लेकिन 24,200 के इर्द गिर्द आके ही आमतौर पर इंडेक्स में प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। जतिन सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात कंटिन्यू करिए। वही मैं कह रहा था कि 24,200 220 के ऊपर जो सस्टेन करता है, तो देन we are expecting some amount of short covering during the second half of the trading session। तो वो 24,300 350 तक लेके जा सकता है। ऑन दी डाउन साइड हमें लगता है कि जब तक 24,100 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता, तब तक एक स्पाइक हमें देखने मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसके लिए अगर जो ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हमें लगता है कि करंट स्तरों से लॉन्ग किया जा सकता है निफ्टी, और स्टॉप लॉस रहेगा 24,100 का फॉर टारगेट ऑफ 24,350 ऑन दी अप्स। लाइकवाइज निफ्टी बैंक, क्योंकि अगर निफ्टी को आईटी का सपोर्ट आ रहा है तो निफ्टी बैंक के केस में थोड़ा बहुत सपोर्ट HDFC बैंक का भी है, लेकिन फिर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक में? देखिए, निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली वीक है। हमें लगता है कि इसमें डेफिनेटली आज HDFC बैंक जो थोड़ा आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, उसके वजह से जो फॉल है वो कंटिन्यू नहीं हुआ है। लेकिन एज कंपेयर टू निफ्टी हमें लगता है बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है। और जैसे 40,600 के लेवल्स ब्रीच करता है तो उसमें और 600-700 पॉइंट की तेज गिरावट आ सकती है। लेकिन कंसीडरिंग कि आज के ट्रेडिंग सेशन में वीकली एक्सपायरी है, हमें नहीं लगता कि आज के ट्रेडिंग सेशन में वो वीकनेस आएगी। इसके लिए बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई पॉसिबल ट्रेड नहीं है, लेकिन निफ्टी में एक अच्छा खासा सेटअप है लॉन्ग साइड की तरफ। ओके, तो निफ्टी में लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग क्रिएट हो सकती है, लेकिन निफ्टी बैंक के केस में भी आप अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर है। इंडिविजुअली स्टॉक्स कहाँ पर जतिन सर आपकी नज़र है? देखिए, हमें लगता है कि लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। तो पहला जो ट्रेड होगा वो भारतीय एयरटेल में होगा। तो भारतीय एयरटेल में हमने देखा है कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 4 दिनों से। हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1450 का और टारगेट रहेंगे 1525 के। तो भारतीय एयरटेल फर्स्ट पिक होगा। और जो दूसरा पिक होगा वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखा है कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 2700 का लेवल डिसाइसिवली ब्रीच नहीं कर रहा है। 2 दिनों का कंसोलिडेशन आज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है कि एक रन अप और इसमें शार्प अप मूव इसमें भी देखने मिलना चाहिए। तो M&M में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2700 का और टारगेट रहेंगे 2840 की। तो 2840 के टारगेट्स के लिए आप M&M को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। और थोड़ी पहले अभी राजेश सर भी भारतीय एयरटेल की बातचीत कर रहे थे। जतिन सर को भी लगता है कि 1525 के टारगेट्स के लिए आप भारतीय एयरटेल को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 1450 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रखेंगे। अब कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं, मिड कैप इंडेक्स के ऊपर, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स में अगर अदरवाइज बात करी जाए तो करीब करीब 86 अंकों के आसपास का फॉल सो फार देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा फॉल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई रिकवरी भी नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। पहले कुछ मिड कैप के चढ़ने वाले शेयर
पीबी फिनटेक, एसजेवीएन नंबर्स के बाद 5% ऊपर, पेटीएम 5.5% ऊपर, नायका नंबर के बाद 2.5% के आसपास ही तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो थोड़ा स्टार्टअप साइड पे अच्छा मूव है। इसके अलावा बिटकॉइन में गिरने वाले शेयरों में पिरामल एंटरप्राइज नंबर्स के बाद एक डीप कट है। फैक्ट करीब 3.5% नीचे, एनएमडीसी 4% नीचे, लिंडे इंडिया रफली 3-3.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। फार्मा शेयरों में बिकवाली है। वीनस रेमेडीज करीब 11% नीचे, इप्का लैब नंबर्स कल आए थे 3.5% नीचे, मोरपल लैब 4% नीचे, टोरेंट फार्मा 2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीमेंट शेयरों में से जेके लक्ष्मी सीमेंट करीब 2.5% नीचे है, सागर सीमेंट 2% नीचे है, डेक्कन सीमेंट करीब 2% नीचे और प्रिज्म जॉनसन रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन आज का जो मेजर एक्सीडेंट है वो है मेटल स्पेस। एनएमडीसी करीब 4% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 4% नीचे, नालको 2.5% नीचे और वेल्सपन कॉप करीब 2.25% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन मेटल स्पेस में आज इस तरह की सेल ऑफ आई क्यों, क्या ट्रिगर बन रहा है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से माइनिंग कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य माइनिंग पर टैक्स लगा सकते हैं। माइनिंग कंपनियों को अप्रैल 2005 से टैक्स भुगतान करना होगा। क्या है पूरा मामला, बताने के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी हैं। असीम, तमाम डिटेल किस तरह की है कि एक बड़ा कट आज मेटल स्पेस में सभी कंपनियों में आता हुआ दिखाई पड़ा है? 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि रॉयल्टी एक प्रकार का टैक्स नहीं है और राज्यों को माइनिंग के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है। और ये मामला पिछले 25 सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। ये टैक्स कब से लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला उस वक्त नहीं सुनाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दोबारा इस मामले की सुनवाई की। सरकार ने नई तारीख से टैक्स लगाने के लिए कहा था। सरकार ने कहा था कि पुरानी तारीख से टैक्स लगाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अपने मामले की सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जो माइनिंग कंपनियां हैं उनको 1 अप्रैल 2005 से टैक्स देना पड़ेगा, यानी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ कई शर्तें भी जोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो माइनिंग कंपनियां हैं, जो राज्य है, वो माइनिंग कंपनियों के ऊपर किसी भी तरह के इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगाएंगे। माइनिंग कंपनियां 12 साल की किस्तों के अंदर राज्यों को ये पेमेंट कर सकती हैं और ये पेमेंट 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग कंपनियों की अब लायबिलिटी तय कर दी है। माइनिंग कंपनियों को आने वाले दिनों में ये रकम राज्यों को किस्त के तौर पर चुकानी पड़ेगी। हालांकि किस कंपनी की कितनी लायबिलिटी होगी ये भी कैलकुलेशन होना बाकी है। वो कैलकुलेशन जल्दी कंपनी अपना करके स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म भी करेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य 1 अप्रैल 2005 से माइनिंग के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2005 से टैक्सेस लग सकते हैं। किस तरह के इम्प्लीकेशन होंगे इसके ऊपर अलग अलग ब्रोकरेज नोट तो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर नजर बनाकर रख सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर एनालिस्ट मान रहे हैं कि शायद टाटा स्टील के ऊपर इसका ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट होगा, इसलिए शायद टाटा स्टील आज 3% के आसपास का बड़ा फॉल दिखा भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम खबरें हमें बताने के लिए और तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ हिंडाल्को के नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट मौजूद रहेगी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में करीब 41-42 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 250 अंकों के आसपास का उछाल सेंसेक्स में है। निफ्टी बैंक जो कि 81-82 अंक नीचे सो फार कामकाज कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं हिंडाल्को के नंबर्स पे, कंपनी की मैनेजमेंट से। Q1 में कंपनी का मुनाफे में दुगनी की बढ़त है, वहीं आय में 11% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। EBITDA में 76% का उछाल देखने को मिला और मार्जिन करीब 8% से आसपास से बढ़कर 12-12.5% पहुंच गए हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD सतीश पै सर। सतीश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इस क्वार्टर के नंबर्स में वैसे तो बहुत कुछ है बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है EBITDA फ्रंट पर, रेवेन्यू फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे, सो इंटरनल्स बेटर हुए हैं। तो क्या ऐसा काम करके गया जिसकी वजह से नंबर्स इतने इम्प्रूव होते हुए दिखाई पड़े? हाँ, आपने जैसे बोला, अगर आप देखें हमारा नेट इनकम 3071 करोड़ 25% ईयर ऑन ईयर ऊपर था। अगर आप हमारा कंसोलिडेटेड एबिटा देखें 7992 करोड़ 31% ईयर ऑन ईयर ऊपर था। तो अगर मैं इन सब नंबर्स के पीछे क्या था इसका मैं अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूं, एक था कि एल्यूमिनियम का जो मैक्रो, हमारे LME प्राइसेस ऑफ एल्यूमिनियम अच्छे थे, $2500 पर टन एवरेज था। तो ये गुड लेवल ऑफ LME था और हमारे कॉस्ट, एल्यूमिनियम जो बनाने के कॉस्ट है वो अंडर कंट्रोल थे।
तो कॉस्ट भी Q4 के मुताबिक Q1 में 2% कम था। तो अगर आपका कॉस्ट कम हो और टॉप लाइन बढ़ गया हो तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा। तो दैट वाज द समरी। अगर आप देखें कि एल्यूमिनियम बिजनेस अच्छा था। अगर आप कॉपर देखें, कॉपर में हमारा मार्केट डिमांड काफी स्ट्रांग था। काफी सेल्स हुए, 119 KT कॉपर, 100 KT कॉपर रॉड, और इसलिए कॉपर के रिजल्ट्स भी अच्छे थे। तो सर जो मार्जिन साइड है वो थोड़ा सा स्टेबल देखने को मिला, तो जो इस क्वार्टर के मार्जिन है क्या ये सतीश सर, ये अगले क्वार्टर में भी स्टेबल रहेंगे, यही नंबर हम देखेंगे, या ये नंबर और बेटर साइड पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा या थोड़ा नीचे रहेगा? देखिए, ये ऑपरेटिंग मार्जिन्स कॉपर का तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कंटिन्यूस वो रिपीट होगा। बट अगर आप एल्यूमिनियम देखें तो ये थोड़ा एलएमई के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वार्टर में एलएमई मैंने आपको जो बोला कि 2500 डॉलर्स पर टन था। अगर आप जुलाई में देखें वो नंबर 2300 आ गया है। तो अगर आपका टॉप लाइन थोड़ा नीचे जाएगा तो मार्जिन्स भी थोड़े कंप्रेस होंगे। सो एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि Q2 अगर इसी लेवल के एलएमई पे चले देन प्रॉफिटेबिलिटी Q1 के मुताबिक थोड़ा कम होगा। तो सतीश सर, एक चीज़ और ऑब्जर्व की मैंने नंबर्स में, डेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन क्योंकि आप लोग अपनी कैपेसिटी का प्लान भी, मतलब केपेक्स भी अपना बड़ा कर रहे हो, सो अभी जो डेट रिडक्शन है क्या ये वापस गोइंग फॉरवर्ड बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा क्या, जिस तरह का केपेक्स आपने अनाउंस किया उसमें? अगर आप हिंडाल्को का बैलेंस शीट देखें तो इसको दो भाग में देखना चाहिए। एक तो इंडिया और नोवेलिस जो इंटरनेशनल है। इंडिया में हमारा अभी नेट डेट नेगेटिव चल रहा है और अगले एक साल में ये वैसे ही रहेगा, जीरो जीरो नेट डेट पे ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो कैपेक्स प्लान है और कैश जनरेशन है वो मैच होता है। एक्चुअली कैश जनरेशन थोड़ा ज्यादा ही है तो और स्ट्रेंथ होगा। अगर आप नोवेलिस का देखें, हम लोग ने वहाँ वो 4 बिलियन का बे मिनट प्रोजेक्ट अभी एग्जीक्यूशन के अंडर है, तो वहाँ कैपेक्स थोड़ा स्ट्रांग है। तो अगले 2 साल में हम लोग नेट कैश सिचुएशन में होंगे, तो वहां थोड़ा वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म लोन्स बढ़ सकते हैं। तो हमने जो गाइड किया है कि अगले 2 साल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में शायद नेट डेट टू एबिटा नोवेलिस का 3 के पास भी जा सकता है। पर अब जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगी तो नेट डेट टू एबिटा 2.5 लेवल्स पे आ जाएंगे। तो सतीश सर, क्या क्या केपेक्स हम देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने पहले ही बोली थी कि केपेक्स थोड़ा ऑलरेडी अनुमान से बड़ा हो गया था, सो वही नंबर को आप स्टिक करोगे या हिंडाल्को के केस में या नोवेलिस के केस में? नहीं, नोवेलिस में भी उन लोग का जो रेंज था वो लोअर एंड पे उन लोग गाइड कर रहे हैं। तो 1.3 बिलियन लेवल पे उनका कैपेक्स होगा। उन्होंने 1.3 to 1.5 रेंज दिया था, अभी वो 1.3 बोल रहे हैं। हिंडाल्को इंडिया में अगर आप देखिए, हम लोग ने 5,500 to 6,000 करोड़ बोला था। वीवर वही गाइडेंस पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कैपेक्स पे वैसे कोई चेंज नहीं है जो हम लोग ने पहले गाइड किया था। और सर अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो किस तरह का है अभी एग्जिस्टिंग हिंडाल्को के केस में या ओवरसीज में भी? हाँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप इंडिया एल्यूमिनियम में देखें या कॉपर में देखें तो पूरा 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। अगर आप नोवेलिस का देखें, 951 KT उनका कैपेसिटी अबाउट 1 मिलियन पर क्वार्टर है। तो वहाँ ऑटो कैपेसिटी अभी भी हमारे पास थोड़ा एक्सेस है। सतीश सर, एक और एक्विजिशन, वो एलेरिस का एक्विजिशन जो नोवेलिस एरोस्पेस बन गया है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी, वन, दूसरा ऑटोमोबाइल की डिमांड, तीसरा एल्यूमिनियम को लेके आपका आउटलुक, आप गोइंग फॉरवर्ड के लिए क्या मान के चल रहे हो? हाँ, ऑटोमोबाइल डिमांड ऐसे बोल सकते हैं कि ईवी का डिमांड अभी थोड़ा मॉडरेट हुआ है। पर अगर आप देखें नोवेलिस का जो एल्यूमिनियम डिमांड है वो नॉर्मली जैगुआर लैंड रोवर उनका बड़ा कस्टमर है और फोर्ड है, वो नॉन ईवी रिलेटेड है। तो हमारे लिए ऑटो डिमांड हम लोग ने कोई स्लो डाउन नहीं देखा। एक्चुअली डिमांड काफी स्ट्रांग है। और अगर आप आउटलुक देखें, हम लोग को काफी क्लियर है कि हर सेक्टर में, अगर ऑटो, कैन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस, सब सेक्टर पे हमारा डिमांड काफी स्ट्रांग है। कहीं भी हमको वैसे स्लो डाउन ऐसे कुछ नहीं दिख रहा।
ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे कुछ स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे, साथ साथ खिलाड़ियों का अपडेट। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। बीच में एक स्पाइक आया लेकिन फिर वही दायरे के अंदर ही बाजार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल फ्लैट निफ्टी सो फार ट्रेड कर रहा है। जाने से पहले तीनों खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं, क्योंकि कल तो छुट्टी है, उसके फिर फ्राइडे का सत्र है, तो किस तरह के रिटर्न सो फार है। तीनों के तीनों खिलाड़ियों के रिटर्न सो फार नेगेटिव है। कम नेगेटिव है समीत का रिटर्न करीब 2%, उससे कम नेगेटिव रिटर्न है विरल छेड़ा का, और उससे कम सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न है अमित जी का, जो करीब 5-5.5% के आसपास का आ रहा है। लेकिन लेट्स सी, अभी 1.5 सत्र बाकी है, किस तरह की सिचुएशन यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ती हैं। तो अब मिड कैप मंत्रा को तो यहीं समेटेंगे, लेकिन अब ब्रेक के उस पार हम बातचीत करने वाले हैं नो योर कंपनी की, और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे मुथूट फाइनेंस के ज्वाइंट MD अलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट सर से, एक छोटे से ब्रेक के उस पार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।